आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं लवप्रीत सिंह और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं म्यूचुअल फंड के ऊपर और म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के ऊपर। इसके लिए मेरे साथ जो जुड़े हैं मिस्टर सुरजीत सिंह जी हैं और हम जो है बेसिक नॉलेज के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उनके ऊपर टैक्सेशन कैसे काम करता है। सो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के साथ। तो सुरजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच लकी जी। शुक्रिया। सो आप मैं सबसे पहले आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहता हूँ। आजकल म्यूचुअल फंड का काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में रूमर है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको जान रहे हैं, ठीक है। सो मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपसे म्यूचुअल फंड क्या होता है। सर, म्यूचुअल फंड में क्या है ना कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और हमारे जो फंड्स हैं वो हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं और उस पर हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, जिससे हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प मिलती है और हम अपने फ्यूचर को काफ़ी सिक्योर कर पाते हैं और फ्रीडम हमें मिलती है, जिससे कि हम आगे टाइम में हम अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। क्या ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एफडी की तरह होते हैं, जैसे इनमें हम एक बार में पैसा डालते हैं या हर महीने कुछ डालते हैं उसके बाद हमें एक अमाउंट मिलता है? टोटली एफडी के तौर पे नहीं कहेंगे, बट हाँ कि ये म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि आप मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, आपका कुछ अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा होता है मंथली बेसिस पर और फिर वो आपका आगे जाकर एक अच्छा कॉर्पस सेट हो जाता है। ओके ओके, तो आप बता सकते हैं म्यूचुअल फंड कितने सालों के लिए होता है, इसकी क्या लिमिट होती है या हम इसको कितने सालों के लिए कर सकते हैं? सर, इसकी लिमिटेशंस तो कुछ नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी एज और हमारी सिचुएशन और हमारे जो गोल्स हैं उसके ऊपर। अगर हम जैसे लाइक रिटायरमेंट अगर प्लानिंग करना चाहते हैं तो लोग क्या ना जनरली लोग 60 की एज तक उसमें प्लानिंग करते हैं। 60 की एज तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद आपका एक अच्छा कॉर्पस सेट हो जाता है और इन्फ्लेशन को भी हम बीट करते हुए उस समय फिर हम अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। सो आपने जैसे कहा कि 60 तक करते हैं तो उसके बाद हमारा एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है। सो आप इसको थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि लाइक हमें एक अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए या हम जब रिटायर हो जाएं तो हमें किस एज से इसको शुरू कर देना चाहिए और क्या अमाउंट होनी चाहिए? सर, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जितनी जल्दी हम अगर स्टार्ट कर सकें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जितना टाइम आपको कंपाउंडिंग के लिए मिलेगा, जितना टाइम फ्रेम रहेगा कंपाउंडिंग के लिए, उतना ही ज़्यादा आपका कॉर्पस सेट हो पाएगा। क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर जो है वो टाइम से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग होता है और आपका उतना ही ज़्यादा पैसा फिर बन जाएगा। सो आपके कहने का मतलब है कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जनरली मतलब 25 प्लस एज पर मतलब करते हैं जाके, तो वो हमारी एक सही एज होती है वहाँ से स्टार्ट करने की 25, क्योंकि 25 या 27 की एज में जाके हम लोग बिल्कुल थोड़ा सेविंग के लिए सेट हो जाते हैं कि हम लोग कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब आदमी के पास अर्निंग आ जाती है तो उसको सेविंग के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब आपका अर्निंग पोटेंशियल इतना हो कि आप कुछ अमाउंट सेव कर सको मंथली बेसिस पर, अगर आप कुछ अमाउंट सेव कर सको तो उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। कोई अगर 25 से पहले करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकता है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। वो कर सकता है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और इसमें कितने अमाउंट मैक्सिमम या मिनिमम क्या होता है? कितना मिनिमम से करना चाहिए या कितना मैक्सिमम भी कर सकते हैं? सर, मिनिमम और मैक्सिमम का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो, जो भी है आपके पास वैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। करने के लिए आप 100 से स्टार्ट भी कर सकते हो एसआईपी के फॉर्म में, और आप करने के लिए लाख करोड़ मतलब जैसा भी आपकी सिचुएशन है जो आप मतलब सेव कर सकते हो, जितना मेरी पॉकेट अलाउ। हाँ, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, या मतलब आपके एक्सपेंस के बाद जो आपका पैसा बच जाता है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी बात है। सो मैंने अक्सर देखा है कि लोग आजकल इंडिया में टैक्स की काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। टैक्स के लिए कई लोग कई सारे प्लान्स लेते हैं, ठीक है। कई लोग कुछ पेंशन प्लान्स लेते हैं, कोई इंश्योरेंस वगैरह बाई करता है, जिससे कि उनको जो है सिक्योरिटी भी मिल जाती है और उनका टैक्स सेविंग के लिए फिर हो जाता है। सो क्या म्यूचुअल फंड में भी इस तरह का कुछ है
कि व्यक्ति अपना टैक्स बचा सकता है? हाँ बिल्कुल, म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमारी ELSS के जो प्लान है वो टैक्स सेविंग की पर्पज़ पे हैं, और बल्कि उसमें ये भी ज़्यादा फ़ायदा जो आपका लॉक इन पीरियड है वो बहुत कम है। अगर आप कहीं भी इंश्योरेंस वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर 5 ईयर्स प्लस के लॉक इन पीरियड हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो 3 ईयर्स का ही लॉक इन पीरियड है, और जो आपके रिटर्न है वो इंश्योरेंस के कंपेरिजन में ज़्यादा ही रहेंगे। ओके, लॉक इन से आपका क्या मतलब है? लॉक इन पीरियड मतलब ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम तक आपके जो फंड्स हैं वो होल्ड रहेंगे, और इसके अंदर आप टैक्स सेविंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, सेक्शन 80C का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप टैक्स सेव कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो है टैक्स सेविंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही। जैसे कि लाइक मेरी एक FD है एंड जो कि अभी कुछ समय पहले ही मैच्योर हो रही है, और उसके ऊपर मुझे कुछ टैक्स देना पड़ा है, मेरा टैक्स भी कटा है, तो क्या म्यूचुअल फंड के ऊपर भी इस प्रकार से कुछ रहता है? हाँ बिल्कुल, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी टैक्सेशन रहती है। उसके लिए कैटेगरीज हैं, जैसे इक्विटी और डेट और उसके ऊपर हाइब्रिड। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टैक्सेशन रहती है, वो भी एक परसेंटेज के फॉर्म में रहती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इक्विटी फंड्स जो हैं उसके ऊपर जो टैक्सेशन होती है वो आपकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मतलब लेस देन 12 मंथ्स, अगर 1 साल से आप कम में अगर आप पैसे निकालते हो तो आपके ऊपर 15% का टैक्स लगता है। उसमें आपकी गेन के ऊपर जो आपने पैसे कमाए, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपने गेन किया, उस पर आपका 15% का टैक्स लगेगा। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब कि आपका आफ्टर 12 मंथ्स आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर आपका 10% का टैक्स लगता है, बट उसमें 1 लाख रुपीज़ आपके 1 लाख रुपये आपके एग्जेम्प्टेड होते हैं। मतलब 1 लाख आपका गेन हुआ तब तक आपका टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन 1 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट आपके गेन हो रहा है उस अमाउंट पे 10% का आपका टैक्स लग रहा है। ओके, हाँ, सो जैसे ही आपने बताया कि 3 टाइप से लगता है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। हाइब्रिड फंड्स। सो ये अभी आपने मेरे को जो एक्सप्लेन किया वो इक्विटी के ऊपर किया। हाँ जी सर। सो डेब्ट के ऊपर कैसे लगता है? सर डेट्स के ऊपर भी मतलब होता है कि आप 36 मंथ से जो लेस देन 36 मंथ होता है कि आप 3 साल से कम अगर उसमें कर रहे हो, तो आपका जो भी टैक्स स्लैब है, जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब बनेगा, उस इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपके गेन पर टैक्स लगेगा। तो आपका मतलब लाइक इसमें है कि अगर मेरा 3 साल से कम है तो इनकम टैक्स के हिसाब से लगेगा डेब्ट के अंदर, और अगर 3 साल से ज़्यादा रहेगा तो अगर आपका 3 साल से ज़्यादा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसके ऊपर आप गेन कर रहे हो, तो उस पर आपका 20% प्लस इंडेक्सेशन रहता है। 20% का आपका गेन पर लगेगा 3 साल के बाद, और उस पर इंडेक्सेशन का भी आपको फ़ायदा मिलता है। ओके ओके, इंडेक्सेशन से आपका क्या मतलब है? इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि मान लो आपने अभी करंट में कोई भी चीज़ परचेज की है 100 रुपीज़ में, अभी किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट क्या देखती है, गवर्नमेंट कहती है कि 6% से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो आपकी इन्फ्लेशन भी उसमें काउंट हो जाती है। अगर आप 10 साल के बाद वो चीज़ सेल कर रहे हो, तो फिर वो इन्फ्लेशन देख के ये देखते हैं कि मतलब इस समय इसकी कीमत इतनी होगी, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उसके ऊपर जो आपका गेन हो रहा है उस पर आपका टैक्स लग रहा होता है। या आपका 20% का, मैंने जैसे बताया आपको 20% का जो आपका है वो उसके ऊपर लग रहा होगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हाइब्रिड हाइब्रिड फंड्स के अंदर बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फंड है, कंजर्वेटिव फंड या आर्टिवरेज फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड, तो बहुत सारे फंड्स हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप से टैक्सेशन होती है। लेकिन जनरली जो टैक्सेशन होती है मल्टी एसेट फंड के अंदर, या मतलब आपके जो हाइब्रिड फंड्स हैं उसके अंदर जो टैक्सेशन होती है वो होती है इक्विटी और डेट के फंड्स में। सबसे मेन होता है कि वो जो फंड होते हैं जिसमें इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, तो वो गवर्नमेंट कहती है कि जिसमें इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा है तो उसमें इक्विटी की जो टैक्सेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो इक्विटी की जो टैक्सेशन है उस टैक्सेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी लगेगी, टैक्स लगेगा आपके उस पर, ठीक है। और जो फंड्स हैं उसमें क्या रहता है, उसमें इक्विटी का पोर्शन देखा जाता है। जैसे कि आपका अगर
35%, अगर 35% से इक्विटी कम है, ठीक है, तो आपका उसमें लगता है एज पर इनकम टैक्स स्लैब। और अगर 35% से अगर आपका एक्सीड हो जाता है इक्विटी का पोर्शन, अगर इक्विटी का पोर्शन आपका एक्सीड हो जाता है तो फिर आपका 20% प्लस इंडेक्सेशन। ये सिंपल से रूल है बिल्कुल, और गवर्नमेंट भी ये रूल फॉलो करती है।